हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राजकुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 8th क्लास है हमारी और 8th क्लास में हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मानव संसाधन को हम लोग आपका देख रहे हैं, ठीक। और इसी मानव संसाधन के अंतर्गत हम लोग इसमें आगे देख रहे हैं, ठीक। तो हमने इसमें बात कर ली थी लोग और राष्ट्र से जुड़ी चीजों के विषय में, क्या है कैसे हैं, एक एक करके हम इन पर देख चुके थे, बात कर चुके थे। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और हम देखेंगे जनसंख्या को वितरण करने वाले जो भौगोलिक कारक हैं, उन सारे कारकों को हम लोग आपका देखेंगे और देखकर इन पर गौर करेंगे कि जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। क्लियर। उन कारकों पर हम लोग आपका बात करेंगे, ठीक। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला कारक है भौगोलिक कारक। देखिए, किसी जगह के स्थान पर अगर आपके लिए रहने की जलवायु उचित है तो वहां पर जनसंख्या बसावट आपको ज्यादा दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जहां पर मैदानी क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या सघन है। कारण क्या है? जलवायु अच्छी होना, कृषि योग्य भूमि होना और जल की उपलब्धता होना, सिंचित जल पर्याप्त होना, ये सारे ऐसे कारण हैं जो किसी भी जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में हम देख सकते हैं। जबकि मरुस्थल में जनसंख्या विरल यानी कि हल्की पाई जाती है, कम डेंसिटी की पाई जाती है। उन डेंसिटी के कम होने का मुख्य कारण क्या है कि वहाँ पर जलवायु की जो आपकी दशा है वो कठिन है। जैसे वहाँ की जमीन जो है वो कैसी है, रेतीली है, कम उपजाऊ है। क्लियर है, ठीक। और वहाँ पानी की पर्याप्तता नहीं है। इस कारण से ऐसे स्थल पर रहना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है और जो बड़ा हमको दुखदायी होता है। इसमें सबसे पहले आप देखिए स्थलाकृति, ये भी बहुत मैटर करता है कि जहाँ हम निवास कर रहे हैं वहाँ पर पर्वत है, पठार है, झील है, मैदान है, ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर एरिया, इक्वेटर है, शीतोष्ण क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। वहाँ पर ये सारी चीजों को देखा जाता है गौर करके। क्लियर है। अब देखिए, लोग सदैव पर्वतों पठारों की तुलना में मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पर्वतों में रह रहा है, पठार में, उसकी अगर उसे रहने का मौका मिले कहाँ रहेगा तो वो मैदानी भाग को चुनता है। क्योंकि कह रहे हैं मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर खेती, विनिर्माण, सेवा खिर्रियाँ उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे घने और सघन बसे हैं, जबकि एंडीज, अल्पस और हिमालय जैसे पर्वत कैसे हैं, विरल यानी कि हल्के बसे हुए हैं। तो बसावट के लिए कौन सी जगह उपयुक्त है उसके आधार पर भी प्राकृतिक स्थल तय करते हैं कि कहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगी, कहाँ पर जनसंख्या कम होगी। तो ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण कारक जो है ये आपका बनता है। क्लियर है। दूसरा कारक देखिए, जलवायु कारक। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी तथा सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय और कनाडा के अंटार्कटिक क्षेत्र में रहने से बचते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आपको इक्वेटर पर रहना है तो आप नहीं रह पाएंगे क्योंकि वहां पर सूर्य का सनलाइट एवरेज टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा होता है, 52 से ऊपर रहता है हमेशा। क्लियर है। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कहाँ रहना है, पोलर एरिया में रहना है, जहाँ कभी आपको दिखाई ना दे जमीन, केवल बर्फ में रहना है, क्या आप रह पाओगे? मैं आपको अटलांटिक या आर्टिक भेजूं जहाँ पर कुछ और है ही नहीं, हिम के बड़े बड़े खंड हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्थल के साथ साथ जलवायु की दशा भी बहुत डिपेंड करती हैं कि व्यक्ति का मानव बसावट कहाँ होगा, किस तरह का होगा और कहाँ पर वो आपकी मानव बसावट रहेगी। अब इसके बाद आपकी जो मृदा है, जो तीसरा कारक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसे उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त प्रदान करती है। कह रहे जो मृदा है कृषि के लिए बहुत उपयुक्त प्रदान होती है, ठीक। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन, ओवांग, चीन मिस्र, नील नदी के उपजाऊ मैदान, इनमें घने बसे हैं। अगर आप देखिए, जहाँ पर मृदा उपजाऊ मिलती है वहां पर क्या होता है, जनसंख्या सघनता यानी कि डेंसिटी हमको देखने के लिए मिलेगी। चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, वहां पर जनसंख्या की बसावट कैसी होती है, हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी।
क्योंकि मैंने बताया कि मृदा भी एक फैक्टर रोल प्ले करती है। उत्पादन, प्रोडक्शन, अगर आप जनसंख्या वहाँ है तो वो अपने खाने के लिए उत्पादन किस क्षेत्र में कर रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त है और भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन, होवांग क्षेत्र में मिलती है। अगला इसमें है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ लवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। जैसे अलवणीय। अलवणीय का मतलब समझते हो? समुद्र के किनारे कौन रहना पसंद करेगा? ना पीने का पानी, ना नहाने का पानी, ना उसको यूज कर सकते, लेकिन लोग नदियों के किनारों हमेशा आपकी सभ्यता बसी है। तो उसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे आप गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, सतलज, इन नदियों को देखिए। ठीक, मिसिसिपी, मिसिसिपी, मिसौरी, अमेजन, कांगो, वांगो, ये सारी नदियां हैं जहां पर आपका लोग, आपकी जनसंख्या जो है आपको इन्हीं आधार पर देखने के लिए मिलती है। तो अभी हमने क्या किया है, हमने कुछ ज्योग्राफी के फैक्टर देखे थे। उन ज्योग्राफी के फैक्टर के आधार पर हमने 4 फैक्टर्स को देख लिया। ठीक, अब मुझे बताइए इन चारों फैक्टर में क्या कौन सा कारक आपसे मैच करता है या रहने के लिए उपयुक्त दशा प्रदान करते हैं। ये बात कितनी आपको सार्थकता दिखाई देती है? सार्थक का मतलब कितनी सिद्ध लगती है? चलिए देख लिया, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए आगे बढ़ जाए। अब इसमें एक और फैक्टर है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो फैक्टर क्या है आप थोड़ा देखिए। वो फैक्टर है खनिज। क्या है? खनिज। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्रों में अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका हीरे की खान, पूर्व मध्यवर्ती तेल की खोज और इन क्षेत्रों में संपर्क रहने के लिए प्रेरित करी। कह रहे ये ऐसा फैक्टर है कि मिलना रिसोर्सेज भी एक फैक्टर है जो वैरी करता है लोगों को रहने के लिए इसी जगह पर। अगर आपके खनिज संसाधन अच्छे हैं तो वहां पर भी जनसंख्या बसावट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर है? क्या मिल जाएगी? जनसंख्या जो बसावट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखिए, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। जिस तरह से हमने भौगोलिक कारक को देखा, उस तरह से सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक ये भी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं किसी तरह से कि हम जहाँ रह रहे हैं वो हमारे लिए रहने के लिए कितना उपयोगी साबित होगा। आर्थिक कारक में देखिए, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जहाँ पर रोजगार अच्छा मिलेगा, जहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे, वहाँ बड़ी जनसंख्या इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित करती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप बोकारो को देखोगे, आप उत्तराखंड में हरिद्वार में BHL देखोगे, देहरादून में सिडको जो ये है आपका सेला को, इसको देखोगे, रुद्रपुर हल्द्वानी वाली जो बेल्ट है आप उनको देखोगे, तो आपको इस पर समझ आएगा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्री होने की वजह से ही लोगों ने क्या किया है, उन क्षेत्र में रहने के लिए आवागमन किया है। ठीक, और लोग वहाँ रहे हैं, ये भी एक प्रमुख कारक है। नहीं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान को लोग आकर्षित होते हैं कि जहाँ पर उनका कल्चर हो, जहाँ पर उनका धर्म हो, वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्लियर है? लोगों की कोशिश करती है कि हम अपनी कम्युनिटी, अपने समाज, अपने धर्म के लोगों के साथ हम लोग रहें, उन्हीं शहरों में रहें जहाँ उनकी अधिकता है। ऐसा प्रयास वो लोग करते हैं। उधर वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इनके कुछ उदाहरण हैं। ठीक, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उन क्षेत्रों को हम पुणे कहते हैं। कैसे? पुणे में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। अगला है जीवन प्रत्याशा। कैसी है? जीवन प्रत्याशा ये है उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति की जीवित रहने की आशा जीवित की जा सकती है। कैसे? औसत रहने की जीवित दशा को हम देखते हैं। ठीक, उन पर हम लोग बात करते हैं कि भाई सामाजिक कारक, कहीं पर शिक्षा अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, रहने का इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है। लोग देखते हैं गुड़गांव वगैरह, दिल्ली वगैरह जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में जा रहे हैं। उसका कारण क्या है?
तो वहाँ हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड वहाँ बहुत अच्छा है। इसलिए पब्लिक क्या हो रही है, वहाँ की तरफ मोटिवेट हो रही है और वहाँ की तरफ पब्लिक बढ़ रही है। ये ऐसे कुछ कारक हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, या उन कारकों को हम लोग देखते हैं उनको आकर्षित करने के लिए बात करते हैं। कि ये सामाजिक कारक भी एक एग्जाम्पल के रूप में उभर रहा है। आजकल हर कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है और हर व्यक्ति चाहता है कि जहाँ भी वो रहे गरिमा के साथ जीवन जिए, अच्छा स्वास्थ्य वो पाए, अच्छी शिक्षा वो पाए, उसका प्रयास ऐसा रहता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है कि जनसंख्या है जो आपका चेंज आता है, जो बदलती है, आप इसको कैसे देखते हैं। एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। कैसे है कि एक विशेष निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। वो जनसंख्या आपकी बढ़ गई हो सकता है वो घट गई हो, दोनों कारक हो सकते हैं। परिवर्तन का मतलब केवल बढ़ना नहीं होता, घटना भी है। क्लियर है? दोनों तथ्यों को आप मान के चलें। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, ये कई गुना बढ़ गई है और चित्र 6.3 में दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन से है कि कितनी जनसंख्या में कितना जन्म हो रहा है और कितना मृत्यु हो रहा है। उसी डिफरेंसेस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बर्थ ज़्यादा है तो जनसंख्या बढ़ेगी और जन्म की तुलना में डेथ रेट ज़्यादा है तो जनसंख्या घटेगी। मानव इतिहास लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। बड़ी जनसंख्या बच्चे जन्म लेते हैं, शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वह उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। आप देखते हैं कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी क्योंकि जब जब हेल्थ वाली चीज़ें नहीं थी, हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटी वो नहीं थी, तो क्या होता था, बच्चे बहुत ज़्यादा मरते थे। आप देखोगे प्रति हजार पर हम क्या मापते हैं, बच्चों को मापते हैं। इसमें ये आपका 450 तक रहा। अब तो प्रति हजार में जनसंख्या मतलब 30-32 यानी कि बहुत कम रेट है। अब तो मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, प्रति हजार में हम लोग इसको मापते हैं। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है। किसान सभी के लिए भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने की क्षमता आपके नहीं रखते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम होती है। सन 1804 में जनसंख्या 1 अरब हो गई, 150, और 1559 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। ठीक, क्योंकि जनसंख्या इसे विस्फोट कहा गया। तो अगर पूछोगे कि विस्फोटक ईयर कौन सा है, आपको पता होना चाहिए 1960 है या 58 तक। ये जब विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंची तब इसको कहा गया जनसंख्या विस्फोट, यानी एकदम फूट गई जनसंख्या, ब्लास्ट जैसे हो जाता है ना, ऐसे जनसंख्या दिखाई दी। 1999 में 30 वर्षों में अवधि में जनसंख्या में अधिक अवधि में कम से अधिक जनसंख्या दुगनी हो गई। और आप देखिए 1999 में महज 30 साल में जनसंख्या दुगनी यानी कि 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? लोगों को खाने पीने की चीजें अच्छी मिली, आपूर्ति संख्या बढ़ी, दवाइयाँ पर्याप्त मिली, और सबसे बड़ी बात है जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई, और जन्म संख्या जो दर है वो अभी भी बहुत अधिक हो रही है और बढ़ रही है। ये सारे ऐसे कारण हैं जिसने जनसंख्या को बढ़ावा दिया और जनसंख्या जो है आपकी बढ़ी। क्या है? ये कुछ ऐसे कारक हैं जिन पे आप देख सकते हो इन्होंने जनसंख्या को वृद्धि करने में बड़ी सहायक भूमिका निभाई है। ठीक है, अब देखिए जन्म को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। किसमें आते हैं? जन्म दर में। जन्म दर अर्थात प्रति हजार व्यक्ति में जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति हजार व्यक्ति की मृत संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में
आने वाले प्रवास को कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। ठीक, एक देश के जन्म दर मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी कि जो आपका जन्म दर है और जो आपका मृत्यु दर है, ये बढ़ा है, ये घटा है, यही है आपका प्राकृतिक वृद्धि दर। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इसी को हम कहते हैं, ये क्या है, ये प्राकृतिक वृद्धि दर है। विश्व में, जो विश्व है उसमें जनसंख्या बढ़ाने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि में दर से है। प्राकृतिक वृद्धि में दर से है। प्रवासन एक अन्य कारक है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश से दूसरे देशों के बीच दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उन्हें उत्प्रवासी क्या होता है, जब एक देश से देशों के बीच में एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मान लीजिए कोई एक देश बी है, ए है, और एक देश बी है। जब यहाँ के लोग इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते हैं तो ये क्या है, उत्प्रवास है। तो ए से क्या हो रहा है, उत्प्रवास हो रहा है। और जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, इन लोगों को क्या कहा गया, अप्रवासी। क्या कहा गया, अप्रवासी। इनको हम एनआरआई कहते हैं, एनआरआई कहते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान देना। तो उत्प्रवास यानी कि जिस स्थान से लोग जा रहे हैं और जिस स्थान पर लोग पहुंच रहे हैं वो अप्रवासी। तो क्या क्या है उत्प्रवास, जो स्थान छोड़ते हैं वो लोग अप्रवासी हो जाते हैं, जो देश में जाते हैं, यानी अपने स्थान छोड़ के दूसरे स्थान। जब वो अपने स्थान से जा रहे हैं तो उत्प्रवासी, पहुंच गए तो अप्रवासी। तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, प्रवासी और प्रवासियों में। ठीक है, थोड़ा सा आपको गौर करना है और इनका ध्यान रखना है। देख लिया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जैसे देशों के भीतर प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। जब लोग किसी स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है। सूडान ऐसा देश है जिसमें लोग बाहर चले गए, यानी कि उत्प्रवास के कारण जनसंख्या के अनुभव में कमी हो गई। लोग सूडान से क्या कर गए, शिफ्ट कर गए, तो माइग्रेट कर गए, तो वहाँ क्या हुआ, जनसंख्या कम हो गई। अब वो जनसंख्या किसी जगह गई होगी, तो जहाँ पर गई होगी तो वहाँ क्या हुआ होगा, वहाँ पर जाने पर वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई होगी। तो बहुत बार जन्म और मृत्यु दर के अलावा भी ये ऐसा फैक्टर है जहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसर की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों की ओर चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। लोग अपना ग्रामीण रोजगार छोड़, मतलब ग्रामीण से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लोग शहरों की तरफ अपनी पलायन कर रहे हैं। क्या है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिससे लोगों क्या हो रही है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है आपकी बढ़ रही है। ठीक, और उस क्षेत्र को हम लोग आपका देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी स्थान पर जनसंख्या बढ़ी है, वो कैसे बढ़ी है और क्या उसके कारण रहे हैं उसके बढ़ने के। क्लियर है। अब देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के प्रारूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। यदि सभी देशों की यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती। कुछ देशों में जैसे केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर काफी ऊंची है। उन देशों में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों उच्च है, यानी कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में कुछ गिरावट आई है
परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है और मृत्यु दर बढ़ रही है। सॉरी, जनसंख्या बढ़ क्या आपकी बढ़ रही है। देखिए, मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। होता क्या है, जो जहाँ पर आपका बर्थ रेट है और वहीं आपका डेथ रेट है, ठीक, ये दोनों को आपको देखना चाहिए। बर्थ रेट को और डेथ रेट को आपको देखना चाहिए। अब देखिए, बहुत सी जगह बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट लो है, तो एक तो कंडीशन बनती है ये, ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। एक कंडीशन बनती है ये, और तीसरी कंडीशन क्या बनती है, बर्थ रेट लो है और डेथ रेट हाई है। ये तीन कंडीशन हमको यहाँ इसमें दिखाई देती है। क्लियर हो गया, देख लिया। चलिए देखिए, आगे बढ़े। तीनों कंडीशन आपको देखनी चाहिए। मुझे बताइए, तीन कंडीशन आपने देखी, इन तीनों कंडीशन देखने के बाद आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए और अनुमान लगाकर देखिए। देखिए, बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट लो है, तो जनसंख्या क्या होगी, जो पॉपुलेशन है वो आपका इंक्रीज रहेगी। अब बर्थ भी हाई है और डेथ भी हाई है, तो हो सकता है ये इसका रेट निकालना पड़ेगा कि बर्थ ज़्यादा है कि रेट, उसी हिसाब से पता लगेगा कि डेथ रेट ज़्यादा है या ऑब्लिक बर्थ रेट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें दोनों हाई हैं। अब दोनों हाई हैं तो दोनों के बीच का वेरिएशन निकालना पड़ेगा कि प्रति 1000 पर कितनी बर्थ रेट है और प्रति 1000 पर कितनी डेथ रेट है। क्लियर है। अगर आप देखिए, बर्थ रेट लो है, डेथ रेट हाई है, तो जनसंख्या में क्या आएगी, हमेशा गिरावट आएगी। तो ये वाला फैक्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो कंडीशन है वो बर्थ रेट एवरेज है, हाई है, बर्थ रेट जो है और डेथ रेट कैसी है, कम है। तो इसी के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं भी कम और मृत्यु दर भी कम हो। तो हम स्टेबल रखने का प्रयास की ओर थोड़ा सा चल रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा। देख लिया। अब कह रहे हैं जैसे अन्य देश, यूनाइटेड किंगडम निम्न दर और मृत्यु दर के कारण में वृद्धि के कारण ये मंद है। कह रहे हैं यहाँ जो आपका आप देखोगे, लो कैसी है, डेथ रेट है, और मृत्यु रेट भी कैसी है, लो है। इस कारण यहाँ जनसंख्या जो बढ़ रही है बहुत स्लो गति से बढ़ रही है। क्लियर है। तो कैसा है, ये रेट अच्छा है कि डेथ रेट भी कम होनी चाहिए और आपका बर्थ रेट भी। अब देखिए, सब जगह अलग है, कहीं पर उच्च है, कहीं पर अति उच्च है, कहीं मध्य है। इन सबको इस मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है और आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की स्थिति आपकी बनी हुई है। चलिए देखिए आप लोगों ने। तो अब हम जनसंख्या के जो संगठन है उन पर हम लोग बात करेंगे कि किसी देश की जनसंख्या अधिक क्यों हो रही है, कौन कौन से इफेक्ट उस पर पड़ रहे हैं कि कहीं की जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं की जनसंख्या घट रही है, उसके प्रभाव क्या हैं, उनकी चीज़ें क्या हैं, इन सब पर हम लोग आपका बात करेंगे। क्लियर है। तो एक बार थोड़ा सा घर जाकर रिवीजन करिए और रिवीजन करके देखिए। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।